दोस्तों, आज की कहानी है। बड़ी जेठानी ने माथे का पसीना पोंछा और धम से आंगन में बिछी दरी पर बैठ गई। तभी दो नौकरों ने फोम के दो गद्दे लाकर तख्त पर एक के ऊपर एक करके रख दिए। दालान में चावल पछोरती ननद काम छोड़कर गद्दों को देखने लगी। छोटी चाची और अम्मा जी भी आंगन की तरफ लपकी। बड़ी जेठानी ने बताया, पूरे 2500 रुपए के गद्दे हैं। चादर और तकिए मिलाकर पूरे 3000 रुपए खर्च किए हैं। आसपास जुटी महिलाओं ने सहमति में सिर हिलाया। गद्दे वास्तव में सुंदर थे। बड़ी बुआ ने कहा, ननद की शादी में भाभियां नहीं करेंगी तो कौन करेगा। मझली जेठानी ने कहा, मैं तो पहले ही डाइनिंग टेबल का ऑर्डर दे चुकी हूँ। आजकल में बनकर आती ही होगी। पूरे 4000 रुपए की है। घर में सबसे छोटी बेटी का ब्याह था। आजकल शादी ब्याह में ही सब एक दूसरे से मिल पाते हैं। सभी रिश्तेदारों ने पहले ही अपने अपने उपहारों की सूची बता दी थी, ताकि दोहरे सामान खरीदने से बचा जा सके। शादी के घर में अक्सर रोज ही उपहारों की किस्म और उनके मूल्य पर चर्चा होती। छोटी देवरान वसुंधरा का मुख उतर जाता और वह मन ही मन व्यथित होती। वसुंधरा के तीनों जेठों का व्यापार था। उनकी बरेली शहर में साड़ियों की प्रतिष्ठित दुकानें थी। सभी अच्छा खा कमा रहे थे। उस घर में बस सुकांत ही नौकरी में था। जब वह पति के साथ इलाहाबाद रहने गई तो उसे कोई कष्ट ना हुआ। छोटी ननद रूपाली का विवाह तय हुआ तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि रूपाली की ससुराल उसी शहर में थी जहां उसके बड़े भाई नियुक्त थे। वसुंधरा पुलकित थी कि भाई के घर जाने पर वह ननद से भी मिल लिया करेगी। शादी तय होने की खबर पाते ही वह हर महीने 500 रुपए घर खर्च से अलग निकाल कर रखने लगी। छोटी ननद के विवाह में कम से कम 5000 रुपए तो देने ही चाहिए। बड़ी सूझबूझ के साथ वसुंधरा हर महीने 500 रुपए एक डिब्बे में निकाल कर रखने लगी। ये सब जानने पर सुकांत ने कहा, तुम क्यों घबरा रही हो, विवाह अच्छे से निपट जाएगा। वसुंधरा ने तुनक कर कहा, मैं कब कह रही हूँ कि हमारे 5 से 10,000 रुपए देने से ही रूपाली की डोली उठेगी, परंतु मैं उसकी भाभी हूँ। मुझे भी तो कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए। अगर उपहार नहीं दिया तो मैं भी अपमानित होऊंगी। वसुंधरा ने मन ही मन विचार किया और अपनी जमा पूंजी को गिन गिन कर खुशी रहने लगी। जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। रूपाली के विवाह के 1 माह पहले ही उसके पास 5000 रुपए जमा हो गए। कई दिनों से मुकुल दूध पीते ही उल्टी कर देता। 2 दिन दवा देने पर भी जब बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर ने खून पेशाब की जांच कराने को कहा। जांच की रिपोर्ट आते ही सबके होश उड़ गए। बच्चा पीलिया से बुरी तरह पीड़ित था। बच्चे को तुरंत नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा। 15 दिन में बच्चा तो ठीक होकर घर आ गया, परंतु तब तक साल भर में यत्न से बचाए गए 5000 रुपए खत्म हो चुके थे। बच्चे के ठीक होने का संतोष एक तरफ था तो दूसरी ओर अगले महीने छोटी ननद के विवाह का आयोजन सामने खड़ा था। वसुंधरा चिंता से पीली पड़ गई। एक दिन तो वह सुकांत के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सुकांत ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अपने परिवार को मैं जानता हूँ। अब बच्चा बीमार हो गया तो उसका इलाज तो करवाना ही था। पैसे इलाज में खर्च हो गए तो क्या हुआ। आज हमारे पास पैसा नहीं है तो शादी में नहीं देंगे, कल पैसा आने पर दे देंगे। वसुंधरा ने माथा ठोक लिया, लेकिन शादी तो फिर नहीं होगी। शादी में तो एक बार ही देना है। किस किस को बताओगे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है।
10 साल से शहर में नौकरी कर रहे हो, बहन की शादी के समय पर हाथ झाड़ लोगे तो लोग क्या कहेंगे। बहस का कोई अंत ना था। वसुंधरा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह खाली हाथ ननद के विवाह में कैसे शामिल हो। विवाह के 10 दिन पहले सुकांत छुट्टी लेकर परिवार सहित अपने घर आ पहुंचा। पूरे घर में चहल पहल, सबने वसुंधरा का स्वागत किया। 2 दिन बीतते ही जेठानियों ने टटोलना शुरू किया। वसुंधरा, तुम रूपाली को क्या दे रही हो। वसुंधरा मन ही मन इसी उलझन में फंसी रही। वह दिन भर रसोई में घुसी रहती, सबको दिन भर चाय नाश्ता कराते, भोजन परोसते उसे पल भर का भी कोई अवकाश ना था। परंतु अधिक व्यस्त रहने पर भी उसे कोई ना कोई सुना जाता कि वह कितने रुपए का कौन सा उपहार दे रही है। वसुंधरा लज्जा से गड़ जाती। काश उसके पास भी पैसा होते तो वह भी सबको अभिमान पूर्वक बताती कि वह क्या उपहार दे रही है। वसुंधरा को सबसे अधिक गुस्सा सुकांत पर आता, जो इस घर में कदम रखते ही मानो पराया हो गया। पिछले 1 सप्ताह से उसने वसुंधरा से कोई बात नहीं की थी। वसुंधरा ने बार बार कोशिश भी की पति से कुछ समय के लिए एकांत में मिले तो उन्हें फिर समझाए कि कहीं से कुछ रुपए उधार लेकर ही कम से कम एक उपहार तो अवश्य ही दे दे। वसुंधरा खुद को अत्यंत अकेली और असहाय महसूस करती। क्या सभी रिश्ते पैसे के तराजू पर ही तोले जाते हैं। भाई भाभी का स्नेह का कोई मूल्य नहीं। जब से वसुंधरा ने इस घर में कदम रखा है, कामकाज में जुटी रहती है। बीमारी से उठे बच्चे पर भी ध्यान नहीं देती। वह अपनी सेवा में पैसों की भरपाई कर लेना चाहती थी। वसुंधरा मन ही मन सोचती, अम्मा जी मेरा पक्ष लेंगी, जेठानियों के रोबदार के समक्ष मेरी ढाल बन जाएगी। रिश्तेदारों का क्या है, विवाह में आए हैं, विदा होते ही चले जाएंगे। उनकी बात का क्या बुरा मानना। शादी विवाह में हंसी मजाक, एक दूसरे की खिंचाई तो होती ही है। किसी ने व्यग्र होकर बच्चे की बीमारी के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। वसुंधरा ने ही 1-2 बार बताने का प्रयास किया, पर हर बार उसकी बात बीच में ही कट गई और साड़ी फॉल ब्लाउज की डिजाइन में सब उलझ गए। वसुंधरा क्षुब्ध हो गई। उसे लगने लगा जैसे वह किसी और के घर विवाह में आई है, जहां किसी को उसके निजी सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। दिन रात काम में जुटी रहने पर भी खुशी का एक भी बोल नहीं सुनाई पड़ता, जो उसके घायल मन पर मरहम लगा पाता। विवाह धूमधाम से संपन्न हुई। सभी ने बढ़ चढ़कर इस अंतिम आयोजना में हिस्सा लिया। विदा के समय वसुंधरा ने सबकी नज़र बचाकर गले में पड़ा हार उतारा और गले लिपटकर बिलख बिलख कर रोती रूपाली के गले में पहना दिया। रूपाली ससुराल में जाकर सबको बताएगी कि छोटी भाभी ने यह हार दिया है। हार 10,000 रुपए से भला क्या कम होगा। पिताजी ने वसुंधरा की पसंद से ही यह हार खरीदा था। हार जाने से वसुंधरा को दुख तो अवश्य हुआ, पर अब उसके मन में अपराध बोध नहीं था। यद्यपि हार देने का बखान उसने सास या जेठानी से नहीं किया, पर अब उसके मन पर कोई बोझ नहीं था। रूपाली मायके आने पर सबको स्वयं ही बताएगी, तब सभी उसका गुणगान करेंगे। वसुंधरा के मुख पर छाए चिंता के बादल छट गए और संतोष का उजाला दमकने लगा। रूपाली की विदाई के बाद से ही सब रिश्तेदार अपने अपने घर लौटने लगे थे।
2 दिन रुककर सुकांत भी वसुंधरा को लेकर इलाहाबाद लौट आए। कई बार वसुंधरा ने सुकांत को हार देने की बात बतानी चाहिए, पर हर बार वह यह सोचकर खामोश हो जाती कि उपहार देकर ढिढोरा पीटने से क्या लाभ। जब अपनी मर्जी से दिया है, अपनी चीज दी है, तो उसका बखान करके पति को क्यों लज्जित करना। परंतु स्त्री सुलभ स्वभाव के अनुसार वसुंधरा चाहती थी कि कम से कम पति तो उसकी उदारता जाने। एक त्योहार पर वसुंधरा ने गहने पहने, पर उसका गला सूना रहा। सुकांत ने उसकी सज-धज की प्रशंसा तो की, पर सूने गले की ओर उसकी नजर ना गई। एक शाम सुकांत अपने मित्र विनोद के साथ बैठे चाय पी रहे थे। विनोद उसके ऑफिस में ही लेखा विभाग में थे। विनोद ने कहा, अगले महीने तुम्हारे जीएफ के लोन की अंतिम किस्त कट जाएगी। सुकांत ने लंबी सांस ली। हाँ भाई, 5 साल हो गए, पूरे 15,000 रुपए लिए थे। संयोग से बगल के कमरे में सफाई करती वसुंधरा ने पूरी बात सुन ली। वह असमंजस में थी। सोचा कि सुकांत ने जीएफ से तो कभी लोन नहीं लिया। लोन लिया होता तो मुझको अवश्य पता होता, फिर 15,000 रुपए कम नहीं होते। सुकांत में तो कोई गलत आदतें भी नहीं है, ना वह जुआ खेलता है, ना सारा पीता है, फिर 15,000 रुपए का क्या किया। अचानक वसुंधरा को याद आया कि 5 साल पहले ही तो रूपाली की शादी हुई थी। वसुंधरा अपनी विवशता पर फूट फूट कर रोने लगी। काश सुकांत ने उसे बताया होता, उस पर थोड़ा विश्वास किया होता, तब वह ननद की शादी में चोरों की तरह मुंह छिपाए ना फिरती। हार जाने का गम उसे नहीं था। हार का क्या है, अपने लॉकर में पड़ा रहे या नंद के पास, आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने सुकांत से पूछा तो उसने कहा, मैंने सोचा मैं बताऊंगा तो तुम झगड़ा करोगी। फिर जब वसुंधरा ने हार देने की बात बताई तो सुकांत सकते में आ गया। फिर धीमे स्वर में बोला, मुझे क्या पता था तुम अपना भी गहना दे डालोगी। मैं तो समझा था तुम मेरे बहन के विवाह में 15,000 रुपए देने पर नाराज हो जाओगी। वसुंधरा के मौन पर लज्जित सुकांत ने फिर कहा, वसुंधरा, मैं तुम्हें जानता तो वर्षों से हूँ, किंतु पहचान आज सका हूँ। वसुंधरा को अपने ऊपर फक्र हो रहा था। पति की नजरों में वह ऊपर जो उठ गई थी।